रहीम। आप लोगों का बायो कैम जो टेस्ट हुआ था, ठीक है, आप लोगों ने अगर इसमें कोई मिस करेक्शन है वो भी ठीक करनी है और देखना है कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। अ 55-year-old मैन सफ़र फ्राम सीरोसिस, ठीक है जी। सीरोसिस इज अ एंड स्टेज लीवर डिजीज। टॉक्सिन सच एज अमोनिया आर नॉट प्रॉपरली मेटाबोलाइज्ड बाय द लीवर एंड कैन डैमेज द ब्रेन। क्योंकि we discuss in hepatic encephalopathy, ammonia level is very high. When the liver is not functioning proper, then ammonia will not detox. Normally liver help in conversion of ammonia into urea, but if the liver is cirrhotic and if the liver is not functional well, if it is permanently damaged, irreversibly damaged, then ammonia level will be very high. Now it will damage the brain. Hepatic encephalopathy. Which of the following compound is expected to be lowest concentration? सबसे कम concentration is a result of detoxification of ammonia. ये अल्फा क्यूटो ग्लूटारेट है, ठीक है जी। अब इसमें दो चीज़ें हैं। ये जो ग्लूटामेट है इसका लेवल भी कम होता है, अल्फा क्यूटो ग्लूटारेट भी कम होता है। इसमें मतलब ये है कि दोनों की लेवल कम होती है, बट जिससे एन्सेफेलोपैथी के सिम्टम्स आते हैं काफ़ी हद तक कम होने की वजह से वो अल्फा क्यूटो ग्लूटारेट है। एंड दैट इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट प्रेजेंट इन द क्रेब साइकिल एज वेल, ठीक है जी। ये क्रेब साइकिल का एक प्रोडक्ट है। तो आंसर इज अल्फा क्यूटो ग्लूटारेट। इसको देखें। अ न्यू बॉर्न प्रेजेंट विद सीजर, इरिटेबिलिटी एंड स्मेल ऑफ बर्न्ड शुगर। ये कौन सा डिजीज है? वेरी गुड, मेपल सिरप यूरिन डिजीज। इसमें क्या होता है? ब्रांच चेन अमाइनो एसिड, इसकी डिग्रेडेशन इम्पेयर्ड होती है और उसमें जिस एंजाइम की डिफिशियंसी है ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है जी। उसमें जब भी प्रॉब्लम आ जाए तो इसमें नंबर 1 न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, डेवलपमेंटल डिले के प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन वेनेवर दे पासिस यूरिन दे हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल दैट इज कॉल्ड बर्न शुगर। क्या कहते हैं? बर्न शुगर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें किस चीज़ का जो अमाइनो एसिड कौन सा है जो मेटाबोलाइज नहीं होता? तो देयर आर थ्री आप लोगों को याद रखना है, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन एंड वेरी गुड वेलिन। तो इन तीनों में से आप लोगों ने कोई एक तो ढूंढना है। आंसर इज ल्यूसीन, तो आंसर इज बी। तो आप लोगों ने याद रखना है दैट इज बी, आंसर इज ल्यूसीन। इसके बाद अ चाइल्ड विद मेंटल रिटार्डेशन एंड एक्जिमा स्किन रैशेज फाउंड टू हैव एलिवेटेड फिनाइल एलेनिन। इसका मतलब यह है कि इस बच्चे में ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है, या तो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज का मसला है या BH4 का मसला है जो कोफैक्टर है। तो फिनाइल एलेनिन का लेवल बॉडी में क्या होगा? ज़्यादा होगा। विच डाइटरी रिस्ट्रिक्शन इज नीडेड। तो अगर फिनाइल एलेनिन पहले से ज़्यादा है तो हम ऐसा डाइट कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे जिसमें मजीद क्या हो? फिनाइल एलेनिन। तो आंसर विल बी लो फिनाइल एलेनिन। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरह आता है कि विच डाइटरी रिकमेंडेशन वी विल गिव टू दैट बेबी, दैट विल बी इंक्रीज टायरोसिन इनटेक, कि हम टायरोसिन इनटेक बढ़ाना चाहेंगे। देखिए फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट इनटू टायरोसिन। नाउ फिनाइल एलेनिन कम फ्रॉम द डाइट that is essential amino acid. Tyrosine formed in the body that is non essential. लेकिन जब फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट नहीं होगा तो हमें फिर टायरोसिन कहाँ से लेना है? डाइट से लेना है। सो दैट इज फिनाइल कीटोनूरिया वेयर टायरोसिन बिकम एसेंशियल। तो हमें याद रखना है जो रिस्ट्रिक्शन करानी है, डाइटरी रिस्ट्रिक्शन, दैट इज लो फिनाइल एलेनिन, बट जो डाइटरी इंकरेजमेंट करनी है दैट इज इंक्रीज टायरोसिन, ठीक है जी। तो याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट, अ न्यू बॉर्न विद जॉन्डिस, हेपाटोमेगेली एंड कैटरेक्ट डायग्नोज विद क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया। न्यूबॉर्न के अंदर कैटरेक्ट की हिस्ट्री आ जाए या तो कंजेनिटल रोबेला सिंड्रोम है, लेकिन उसके साथ PDA पैटर्न डक्टस आर्टीरियोसिस और हियरिंग लॉस की हिस्ट्री आती है। बट यहाँ पे कैटरेक्ट के साथ हेपेटिक प्रॉब्लम है, पेटोमेगेली लाइक हाइपोग्लाइसीमिया, जॉन्डिस। तो क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया में यूरिडाइल ट्रांसफरेज, गैलेक्टोज 1 फास्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज, उसकी डेफिशिएंसी होती है। जेनेटिक इनहेरिटेंस क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव के डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, वेरी गुड। तो उसमें किस चीज़ का लेवल बड़ा है? दैट इज गैलेक्टोज 1 फास्फेट। तो आंसर इज सी। अभी तक सही जा रहे हो कि नहीं? ओके। अ 6-year-old चाइल्ड डायग्नोज विद टे सेक डिजीज। नाउ टे सेक डिजीज इज अ लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। याद रखें कि मतलब बहुत सारे मेटाबोलाइट्स ऐसे होते हैं जो लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाती, वो बेल्ड होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड, ग्लूकोसेरेब्रोसाइड, स्फिंगोमाइलिन, ये सारे याद है कि नहीं? तो मतलब स्फिंगोमाइलिन जैसे नीमन पिक डिजीज,
जैसे क्रैब डिजीज, हमने टेसेक डिजीज, ये सारे पढ़े हैं। लेकिन द लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज, तो हर डिजीज में एक मेटाबोलाइट्स बढ़ता है और एक एंजाइम की डेफिशिएंसी। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर टेसेक में कोई मेटाबोलाइट बढ़ता है वो GM2 गैंग्लियोसाइड है। क्या है? GM2 गैंग्लियोसाइड, ठीक है जी। और सेरामाइड ट्राइहेक्सोसाइड जो मतलब एंजाइम है उसकी डेफिशिएंसी होती है। और याद रखना है, MCQs आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि जो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ है उनको हम कंपेरेटिवली सिम्टोमेटिकली ट्रीट करते हैं, इसकी कंप्लीट क्योर नहीं होती हैं। इसमें फेब्रे डिजीज़ आप लोगों का नाम सुना होगा, वो एक्स लिंक है। इसके अलावा जितने भी ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं। और सबसे कॉमन लाइसोसोमल स्टोरेज वो गाउशर डिजीज है जिसमें बोनी प्रॉब्लम्स आती है, एवस्कुलर नेक्रोज ऑफ द फीमर एज वेल। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर गैलेक्टोज N2 गैलेक्टिटोल? गैलेक्टिटोल में दैट इज कॉल्ड एल्डोज रिडक्टेज, क्योंकि जो एल्डोलेज बी है ये फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म में, और जो एल्डोज रिडक्टेज है ये गैलेक्टोज को गैलेक्टिटोल में कन्वर्ट करता है। एंड दिस गैलेक्टिटोल is a osmotically active substance. They draw water from the lens that will result cataract. फिर क्या कराती है? कैटरेक्ट कराती है। Okay, this enzyme, this question is very important regarding enzyme activity. कि a liver biopsy of infant with large liver and kidney, हेपेटोरिनोमेगेली, इसको क्या कहते हैं? हेपेटोरिनोमेगेली, डॉर्फिज्म एंड हाइपोग्लाइसीमिया। तो हेपेटोमेगेली, रीनोमेगेली, हाइपोग्लाइसीमिया के साथ अगर मिसाल के तौर पे एसिडोसिस हाइपरलिपिडीमिया आ जाए, थिंक अबाउट वान गिरकी डिजीज, दैट इज द ओनली डिजीज वेयर फास्टिंग सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया, रीनोमेगेली, लैक्टिक एसिडोसिस, hypertriglyceridemia, these symptoms will be there. Now which of the following will be the diagnosis? Van Gierke due to glucose 6 phosphatase deficiency, ठीक है जी, that is very important. फिर इसके बाद यूरिन एग्जामिनेशन ऑफ अ पेशेंट विद डायबिटीज डिमॉन्स्ट्रेट कीटोन बॉडीज। क्या है? कीटोन बॉडी। विच इज द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस कीटोन बॉडी? कि भाई कीटोन बॉडी क्यों बनी है, इसकी वजह क्या है? तो डायबिटीज में इंसुलिन डेफिशिएंसी, और इंसुलिन ना होने की वजह से लाइपोलाइसिस। क्या होता है? लाइपोलाइसिस। कीटोन बॉडी बिकम द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब फॉर द ब्रेन इन सीवियर फास्टिंग, प्रोलॉन्ग फास्टिंग आफ्टर हाउ मेनी डेज? 3 डेज के बाद 3 कीटोन बॉडीज फॉर 3 डेज। ये क्वेश्चन जो है ये नम्स के पेपर से कॉपी पेस्ट है, और ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन भी है। तो देखिए इधर गलती ठीक है, रियल एग्जाम में गलती ना हो। लिनोलिक एसिड एंड अल्फा लिनोलिक एसिड, इन दोनों को कहते हैं एसेंशियल फैटी एसिड। क्या कहते हैं? एसेंशियल फैटी एसिड। ये फैटी एसिड जो हमें डाइट में मिलती है, इसके कई काम होते हैं बॉडी में। ये ब्रेन की डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं, ये सेल की मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी को मेंटेन करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट इंटेग्रिटी टेक्सचर ऑफ द स्किन को मेंटेन करते हैं। ये 3 मेन इसके काम है, लिनोलिक एसिड एंड अल्फा लिनोलिक एसिड। दीज आर एसेंशियल फैटी एसिड एंड दे हेल्प इन द ब्रेन डेवलपमेंट, they maintain the cell membrane of the cell and they maintain integrity of the skin. तो जब इसका लेवल बॉडी में खराब हो जाए, कम हो जाए, तो द फर्स्ट थिंग दैट द पर्सन विल फेस दैट इज स्किन चेंजेस। क्या होगी? स्किन चेंजेस। तो इसलिए इनकी जो डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी ऑफ दिस एसेंशियल फैटी एसिड, द फर्स्ट क्लिनिकल फीचर विल बी डर्माटाइटिस। वो क्या है? डर्माटाइटिस, ठीक है जी। तो डर्माटाइटिस, अगर आप लोगों ने मरासमस देखा है तो मरासमस के अंदर मसल वेस्टिंग होती है, यहाँ पे मसल वेस्टिंग का कोई जिक्र नहीं होता है। इसके अंदर हमने ये भी नहीं लिखा है कि यार इस बच्चे में, इसमें कोई बच्चे का जिक्र भी नहीं है कि ये बच्चा है या बड़ा है, और इसमें स्टंटेड ग्रोथ आप डायरेक्ट जो है ना गेस नहीं कर सकते। 2 चीज़ों की कमी से ग्रोथ पे अफेक्ट नहीं होती इस तरह डायरेक्ट, ठीक है। तो आंसर इज डर्माटाइटिस। तो लिनोलिक एसिड एंड अल्फा लिनोलिक जब भी आ जाए, इसकी डेफिशिएंसी आ जाए, तो आंसर विल बी डर्माटाइटिस, नहीं भूलना चाहिए। Maple syrup urine disease is a rare inborn error of metabolism resulting in a fatal, that is not fetal, sorry, fetal irreversible neurocognitive deficit, मतलब brain problem कराती है। Which of the following amino acid will be accumulated in this branch chain amino acid? Very good. That is again copy paste question of the NUMS paper, ठीक है, जो अभी एग्जाम में आए हैं। अब अगर आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और इसमें गलती हो जाए तो फिर गलत बात है। यू पीपल शुड नो दिस थिंग एट दिस लेवल, समझ रहे कि नहीं? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के अन्यूनेट हैज परसिस्टेंट वॉमिटिंग, हेपेटोमेगेली, हाइपोग्लाइसीमिया। अब देखें देयर इज हिजीनेस इन द लेंस एज वेल, लेकिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस बट नो ग्लूकोज, डेफिशिएंसी ऑफ विच एंजाइम? हेपेटोमेगेली और लेंस प्रॉब्लम, गैलेक्टोज 1 फास्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज, ठीक है जी। फिर इसके बाद
नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। A 70-year-old man brought to emergency in a semi-conscious elevated lactate that is called thiamine। ये क्या है? थायमीन। तो आंसर इज डी। क्योंकि थायमीन नहीं होगा तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स काम हो नहीं करेगा। पायरुविक एसिड एसिटाइल को में कन्वर्ट हो तो पायरुविक एसिड लीड टू लैक्टिक एसिडोसिस। ठीक है, तो एलिवेटेड लैक्टेट थायमीन। A 28-year-old woman on strict vegetarian। यहाँ पे बात खत्म। strict vegetarian, the only vitamin which is not in the vegetable source, that is B12। तो strict vegetarian with megaloblastic anemia, strict vegetarian with macrocytic anemia, strict vegetarian with macrocytic anemia plus neurological symptom, strict vegetarian plus megaloblastic anemia plus increased MMA। always remember vitamin B12 deficiency। ठीक है। A 4-year-old child with fasting hypoglycemia, a hepatomegaly and lactic acidosis, which enzyme deficiency consistent with von गिरकी ग्लूकोज 6 फास्फेटेज। कभी कभार वो गलत करने के लिए क्या देते हैं? ऑप्शन ए में ग्लूकोज 6 फास्फेट वो प्रोडक्ट है, लेकिन हमने क्या पूछा है? एंजाइम। तो फास्फेटेज आप लोगों ने, इसलिए रीडिंग द स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्लूकोज 6 फास्फेटेज। अ मैन विद क्रोनिक अल्कोहलिज्म प्रेजेंट विद कंफ्यूजन, एटाक्सिया, ऑप्थेल्मोप्लेजिया, दैट इज अ वर्निकी, कार्सिकॉफ, एन्सेफेलोपैथी, दैट इज थायमीन। आंसर इज विटामिन B1। A patient present with scurvy, which of the following describe the role of vitamin C in collagen synthesis? Answer is hydroxylation of proline and lysine। वो गलत करने के लिए भी बताते हैं हाइड्रोक्सिलेशन। देखे माइंड गेम देखे, ऑप्शन ए में क्या होता है? इधर मिसाल के तौर पे अगर हम फॉर एग्जांपल इसको डिस्कस करते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर इसमें यहाँ पे ऑप्शन ए तो ये है ना, कभी कभार वो ऑप्शन ए जो है वो स्टार्ट कहाँ से करती है? हाइड्रोक्सिलेशन से, इधर से ही स्टार्ट करती है, लेकिन वो आगे बताती है हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ टायरोसिन एंड प्रोलीन। क्या बताती है? टायरोसिन एंड प्रोलीन। ये ठीक है क्या गलत है? तो स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्जाम के दिन टेंशन होती है, वो बेचारा जैसे ऑप्शन ए को देखता है और वो किसको नजर देखता है? वो फिर नीचे देखता भी नहीं है। वो कहते हैं प्रोलीन लाइसिन तो बाद की बात है, विटामिन सी हेल्प इन हाइड्रोक्सिलेशन, बट किस चीज की हाइड्रोक्सिलेशन? फॉर दैट रीजन यू हैव टू रीड वेरी वेल कि भाई आगे क्या लिखा है। ये बात समझ रहे कि नहीं? इधर एमसीक्यूज एक्सप्लेन करने का मतलब कमी को खत्म करना, कोताहियां खत्म करना, डेफिशिएंसीज को फिल करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रोक्सिलेशन का वर्ड सुन के डिसीजन नहीं लेना, आगे देखे कि विच वन हाइड्रोक्सिलेशन, इफ इट इज लाइसिन एंड प्रोलीन देन इट विल बी करेक्ट आंसर, अदरवाइज इट विल बी नॉट करेक्ट आंसर। ये बात समझ गए सब के नहीं? So this type of thing in the exam very very important one। इसके बाद a 30-year-old man has a symptoms in early onset coronary artery disease, lipid profile show very high LDL, that is LDL receptor mutation। ठीक है जी। अगर उस टेस्ट में आप लोगों को एक किसी मतलब ApoE या इस तरह कुछ चीज है वो आप लोग अपना ठीक कर लें, समझ रहे कि नहीं? दैट इज कॉल्ड LDL म्यूटेशन। मैंने अभी आप लोग को क्या कहा? हाँ, मैंने क्या, अगर मिस्टेकनली वो चीज़ गलत है तो इसको करेक्ट करें। मैंने तो पहले ये कहा कि कोई, चले ठीक है, एक नहीं पत्नी सारे, मतलब ये है कि चले जी। तो आप लोगों ने इसको लिखे, आप लोग अपना लिखे, शाबाश, लेके एक नंबर बढ़ गया, खुश हो जाओ, समझ रहे कि नहीं? हाँ, तो आप लोगों ने इसको ठीक है, दैट इज LDL। क्योंकि जो LDL रिसेप्टर है ये खराब होगी तो LDL लेवल ज़्यादा, बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा, इसमें ApoB100 का इशू भी होता है। कौन सा? ApoB100, क्योंकि इट इज द ओनली एपोप्रोटीन विद LDL, और इसका काम लीवर से कोलेस्ट्रॉल लेके पेरिफेरी को देना। इट प्रोमोट एथेरोस्क्लेरोसिस, और ये MI के चांसेस को अर्ली एज में बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, चले जी। नेक्स्ट, अ 5-year-old हैज हेपेटोमेगेली, हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपरलिपिडीमिया। ठीक है जी, ये तीन चीजें हैं। लीवर बायोप्सी शोज ग्लाइकोजन एंड एबनॉर्मल ब्रांचिंग। अब एबनॉर्मल ब्रांचिंग इज द वर्ड। अब इसमें आप लोगों ने गलती की है, ये मैं बता रहा हूँ। कितने लोग हैं जिसने डी ब्रांचिंग लिखा है? शाबाश, देखें, वेरी गुड, सही है। अच्छे अच्छे स्टूडेंट ने डी ब्रांचिंग लिखा है, और जिसके नंबर कम है सब ने टीक लिखा है, समझ रहे कि नहीं? एंड दैट इज अ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। क्यों? अगर मैं गौर से देखें उस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिकवर करें कि जो चेन है वो ग्लाइकोजन सिंथेज बनाती है, जो ब्रांचेस है वो ब्रांचिंग एंजाइम बताती है, ऐसा है कि नहीं? अगर ब्रांचिंग एंजाइम नहीं है अकॉर्डिंग टू यू गाइस, चले जी, अगर डी ब्रांचिंग नहीं है, ब्रांचेस बनी है कि नहीं? ब्रांचेस बनाना इस एंजाइम का रोल है, हाँ, ब्रांचिंग का है।
तो अगर वो ठीक है और आप लोग के मुताबिक डी ब्रांच गलत है, समझ रहे कि नहीं, आप ये समझ रहे कि इस कंडीशन में देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ डी ब्रांचिंग, ऐसा है कि नहीं, मैं वो समझा रहा हूँ। तो ब्रांचेस तो 4-5 ग्लूकोज बनेगी तो मजीद तो आगे नहीं जाएगी, एक लिमिट है कि नहीं है। तो ब्रांचेस नॉर्मल बनी है कि एबनॉर्मल? नॉर्मल बनी है, बट आप लोग के ख्याल में तोड़ने वाला बंदा नहीं है, तो इसलिए जो ब्रांचेस है वो रह चुकी है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। ये समझ रहे कि नहीं सारे कि नहीं? इसी तरह है, बट मैं कहता हूँ इसी तरह नहीं है। अब क्यों नहीं है, अब समझाता हूँ। देखें, अगर यहाँ पे सवाल इस तरह आता है कि ब्रांचेस हेपेटोमेगाली विद ब्रांचिंग ऑफ ग्लाइकोजन है, बट अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिन है। क्या है? अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिन। ये वर्ड याद है कि नहीं? फिर ये पूरी डिजीज है, डी ब्रांचिंग है। लेकिन गौर से सुने, अब वो भी छोड़ दे। हमने ये कहा था कि कभी कभार बच्चों में इस एंजाइम की म्यूटेशन होती है, ओवर एक्साइटेशन, तो फिर जो ब्रांचेस नजर आएगी वो वही नॉर्मल होगी कि एबनॉर्मल होगी? दैट इज व्हाई द वर्ड इज एबनॉर्मल ब्रांचेस। अगर ये डी ब्रांचिंग ना होता तो ब्रांचेस तो बढ़ जाते हैं, लेकिन वो एबनॉर्मल लेंथ में ना होते, वो नॉर्मल ब्रांचेस सिर्फ तोड़ नहीं सकते थे। लेकिन यहाँ पे ब्रांचेस क्या होंगे? एबनॉर्मल, हद से ज्यादा, जिसको एंटीजन रिकॉग्नाइज करके बॉडी रिएक्ट कर सकती है और सीरोसिस करा सकता है। इट इज द केस ऑफ एंडरसन डिजीज। ये क्या है? एंडरसन डिजीज, और इसके अंदर ब्रांचिंग एंजाइम का मसला है। किस चीज का? ब्रांचिंग एंजाइम। अब समझ गए कि नहीं? हाँ जी, डेफिशिएंट से मुराद फंक्शनली इनएक्टिव होता है, ओवर एक्साइट होता है, समझ रहे कि नहीं? म्यूटेटेड होता है, मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू द बॉडी वो काम नहीं करता। डोंट डिसाइड योर आंसर इन वन वर्ड, समझ रहे कि नहीं? यू हैव टू नो द स्ट्रीम ऑफ दैट थिंग। ठीक है जी, आपको अगर एक चीज समझ आ रही है, यू फेवर फॉर समथिंग, you have to see side by side 3 other things which they will favor, समझ रहे कि नहीं? तो I explain in a most important way, that is abnormal branching। ठीक है जी, आंसर विल बी बी। देखिए, कंसेप्ट है आप लोगों के पास, आई नो, बट थोड़ा सा ट्रिकी, तो यू पीपल शुड नो अबाउट इट। पेशेंट विद, लेकिन एनआरई वाले इतने ज्यादा ट्रिकी नहीं देंगे, आसान देते हैं। ठीक है, अ पेशेंट विद, यस यस, एनआरई स्टेप 1 इज सुपर इजी। हमारे एक स्टूडेंट था, हिज नेम वाज, आप लोग को लास्ट टाइम, फहीम लड़का, उसने मुझे कहा कि सर मैंने एग्जाम, वो बहुत डर रहा था, रो रहा था इधर 2 दिन पहले, सर क्या बनेगा? मैंने कहा जो बनेगा अल्लाह ने जो चाहोगा अच्छा बनेगा। एग्जाम से बाद निकला, कहते सर मुझे 1 घंटा टाइम दे दे। गाड़ी में बैठ के मुल्तान जाता 2 घंटे, मुझे कहा ये उसके तकरीबन 150 उसी टाइम पे ठीक थे, क्योंकि जब आपने पढ़ा होता है और जो चीज़ एग्जाम में आता है ना, वो आपको पता होता है कि ये आया है। यू कैन रिकॉल समथिंग कि हाँ ये भी आया था, ये भी आया था, बट इफ यू डोंट नो यू विल नेवर रिकॉल। तो एग्जाम इज, वो कहते सर जो टेस्ट आपने लिए थे दैट वाज सो डिफिकल्ट, बट हियर द टेस्ट वाज सो इजी। समझ रहे कि नहीं? देखिए, एग्जाम का सिर्फ एक टेंशन होता है, एग्जाम का सर के ऊपर एक बोझ होता है, क्या बनेगा, होता बीच में कुछ भी नहीं है। इसकी मिसाल फोग है। फोग को देखते बंदा कहता है अगर इधर गया तो मैं कहीं ना कहीं गड्ढे में जो है ना गिर जाऊंगा, कोई बंदा मुझे पकड़े, जब आप जाते उधर होता कुछ भी नहीं है। दैट इज द रियल एग्जाम सिनेरियो, बट फॉर दैट यू हैव द नॉलेज। अगर हम फोक को ना जाने कि फोक क्या है, हमें तो फिर बला नजर आएगी। तो यू हैव टू प्रिपेयर, देन एग्जाम इज वेरी इजी। अगर आप प्रिपेयर नहीं करेंगे तो एग्जाम इज वेरी डिफिकल्ट। अब समझ रहे कि नहीं? आप लोगों के ख्याल में जब आप लोग इधर आए थे तो बाद लोग के माइंड में था कि यार ये दिन भी कभी आएगा कि मैं बायोकेमिस्ट्री सीखूंगा, ये तो बहुत मुश्किल है। लोगों ने डराया भी था बहुत ज्यादा। जब आप लोगों ने पढ़ा तो इट इज वेरी इजी। अगर मैं कहूँ कि यार पेलेग्रा क्या है तो 3D बता सकते हैं कि नहीं? कौन सा विटामिन है? B3। अभी 1 सेकंड आप लोग लगाते, क्यों? ये आसान है कि मुश्किल है? आसान है, इसलिए कि आपने इस पर मेहनत की है। जिसने नहीं किया उसको अपने नाम का नहीं पता। जब इंसान पढ़ा लिखा ना, वो अपना नाम भी नहीं लिख सकता। तो जब आपने पढ़ा है, आप जो चीज आपको जिंदगी में आसान लगना शुरू हो जाए, इट्स मीन यू वर्क ऑन दैट। बट अगर आपको वो चीज मुश्किल है, इट्स मीन यू हैव टू वर्क ऑन दैट। समझ रहे कि नहीं? ये कुछ टिप्स आप लोग को बता रहा हूँ। चलें, अब नियासिन डेफिशिएंसी है, वही बात भी आ गई। सही में ठीक है, इसका मतलब इसने आना भी है, ठीक है ना? सो डायरिया, डर्माटाइटिस एंड डिमेंशिया, तो इसके अंदर कौन सा अमीनो एसिड? ट्रिप्टोफैन। सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट दी टेस्ट। समझ गए कि नहीं? तो कितने कुछ फर्क आया है कि नहीं, कि बस उतना ही है? हाँ जी, कितने? 1 नंबर। हमने तो 20/20 ले लिए, पता नहीं आप लोगों ने कितने लिए हैं? 20/21। तो जो टेस्ट आप लोग देते हैं ना, जैसे आज देखे कई चीजें क्लियर हो गई कि नहीं, ये जाके घर में उसी टेस्ट को फिर से देखे उसी नोट्स के साथ कि क्या है। और इंशाल्लाह अभी 25 से बायोकेम से 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, 10। ठीक है जी। हम जो ऐप अभी बना रहे, कल मैंने उसमें तकरीबन 120 MCQs रखे हैं। और जैसे 25 या लगे तो 150-40 में से अगर 10 ना है तो फिर उस MCQs का क्या फ़ायदा?
इनमें से ही आएगा। समझ रहे कि नहीं, बाहर नहीं आएगी। आप लोगों ने इस पर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आप पढ़ेंगे, और ऐप इंशाल्लाह हमारा फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक आ जाएगी। तो जो जो आपने जीआरटी पढ़ी है उधर जाके ऐप से उनके एमसीक्यू करें, बायोकेम पढ़िए उससे उनके एमसीक्यू करें। जब एग्जाम के नियर बाई डेज आएंगे तो आप 3 दफ़ा सबको पढ़े फिर। तो इंशाल्लाह इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। इफ़ यू कीप गोइंग इंशाल्लाह यू विल बी पास। समझ रहे कि नहीं, आया दिन कहीं ना कहीं आप लोगों को न्यू चीज़ें ऐड होती है और उसको अवेल करें, और इंशाल्लाह इसी तरह चलते रहेंगे तो सारे पास हो जाएंगे, ठीक है। सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज़।